हेलो एवरीवन, दिस इज तनीषा चौधरी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विकास स्टडी पॉइंट। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में। तो आज ये हमारी वीडियो क्लास 12th के लिए होने वाली है। क्लास 12th में हमने ज्योग्राफी में चैप्टर फर्स्ट अपना कंप्लीट कर लिया है, उसकी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। एंड ये हमारा चैप्टर 2 होने वाला है। आज इसमें हम आज इस चैप्टर 2 में हम अपना पार्ट 1 कंप्लीट करने वाले हैं। आइए आगे देखते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये हमारा पॉपुलेशन पे, ग्रोथ पे और डेंसिटी पे बेस्ड है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो जनसंख्या है, वो पूरे विश्व में किस आधार पर बटी हुई है, कैसे लोग रह रहे हैं और उनकी ग्रोथ जो है, उनकी जो ग्रोथ है वो कैसे हो रही है। तो इंट्रोडक्शन से हम शुरू करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, द पीपल ऑफ अ कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ। यानी अब आप एक बात बताओ, कोई एक कंट्री है, उसके पास बहुत सारे संसाधन है, पेट्रोल है, तेल है और बहुत सारे आभूषण है, एंड पर उसको यूज करने वाले वहाँ पे लोग ही नहीं है, या वहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है कि अभी वहाँ पे जो लोग हैं, लोगों का अभी वहाँ पे डेवलपमेंट या विकास मनुष्य का हो ही नहीं पाया। तो क्या वो कंट्री सरवाइव कर पाएगी इस वर्ल्ड पॉलिटिक्स में? नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम compete करते हैं एक दूसरी कंट्री के साथ, जब हम ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, प्रौद्योगिकी होनी चाहिए, अच्छे हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए। अब जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है या फिर हमारे पास हमारी कंट्री में मनुष्य ही नहीं है, तो कौन प्रोटेक्ट करेगा? कोई भी प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो उस कंट्री का, उस देश का कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लोग ही है नहीं, या फिर एक तरीके से लोगों का अभी उस तरीके से विकास नहीं हो पाया है। तो इसलिए द पीपल ऑफ अ कंट्री आर इट्स रियल वर्थ। किसी भी देश के लोग ही उसकी असली संपत्ति होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज दे हु आर द एक्चुअल रिसोर्सेज एंड मेक द यूज ऑफ कंट्रीज अदर रिसोर्सेज एंड डिसाइड्स पॉलिसी। अब देखो, अभी कह रहे कि ये ना लोग होते हैं। यहाँ पे एक तरीके से हम देख सकते हैं, यहाँ पे दो रिसोर्स की बात हो रही है। एक तो लोगों की बात, एक तो लोग जो रिसोर्स है हमारे, ठीक है, जो लोग हैं हमारे, वो एक्चुअल रिसोर्स है। एंड यहाँ पे हमारे जो अदर रिसोर्स है ये है। ठीक है, तो जो हमारे एक्चुअल रिसोर्स जो है ना, वो क्या करते हैं, अदर रिसोर्स को यूज करते हैं, तब जाके वो सर्वाइव कर पाते हैं एंड किसी भी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट आता है या विकास आता है किसी भी देश में। वे ही वास्तविक संसाधन है। वे कौन है? यहाँ पे लोग ही वास्तविक संसाधन है किसी भी देश के, और देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं। यानी देश के जो बाकी के संसाधन है, जैसे आप पानी हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, पेड़ पौधे हो गए, पेट्रोल हो गया, ठीक है, ये सारी जो संसाधन है इसको यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं तथा इसकी नीतियां तय करते हैं। नीतियां यानी इसके पहले वाले जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमने पॉसिबिलिज्म यानी नवनियतिवाद और संभावना करके हमने थ्योरीज पढ़ी हुई है। तो उसमें क्या है कि हर चीज एक रूल रेगुलेशन से चलती है। हमारी ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति एक नीति के हिसाब से चल रही है। तो इसमें भी एक तरीके से यही है कि जो हमारी कंट्री के लोग हैं वो यूज करते हैं रिसोर्सेज को एंड डिसाइड करते हैं पॉलिसी की ये रिसोर्स कब यूज करना है, कैसे यूज करना है। अब जैसे गर्मी आएगी, सर्दी आएगी, कैसे क्या होगा, लोग डिसाइड करते हैं एक तरीके से। ठीक है, अल्टीमेटली अ कंट्री इज नोन बाय इट्स पीपल। तो कोई भी अंततः एक देश अपने लोगों के द्वारा जाना जाता है। उस देश का कोई महत्व नहीं है अगर उसमें मनुष्य नहीं रह रहे, यहाँ यानी वहां पे नागरिक ही नहीं है। तो ठीक है, इतना समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, कि विश्व में जनसंख्या वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से हुआ है। अब जैसे एक जगह पे हम देखते हैं, हम कहीं भी विजिट करते हैं तो हमें हमेशा ऐसे देखने को मिलता है कि एक जगह पे ना बहुत सारे लोग रहते हैं और एक जगह पे बहुत कम लोग रहते हैं। जैसे अगर हम ले जो हमारी मुंबई है, मुंबई में अगर हम बोले धारावी जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, तो वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है कि वहाँ पे बहुत पॉपुलेशन है। एंड उसको छोड़ के अगर आप मुंबई में और किसी जगह जाओगे तो वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन नहीं है, जबकि वो जो क्षेत्र है वो क्षेत्र छोटा है एंड लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा है। एंड अगर आप दूसरी सिचुएशन देखोगे, दो सिचुएशन बन रही है यहाँ पे कि वहां पे क्या हो रहा है, लोग बहुत कम है एंड लैंड जो है बहुत बड़ा है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है
कि लोग ऐसे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी एक जगह अगर 100 लोग रह रहे, दूसरी जगह 200 रह रहे, एक जगह 50 रह रहे, इक्वल में क्यों नहीं रह रहे, समान में एक तरीके से लोग क्यों नहीं बटे हुए, वो हम इसमें आगे पढ़ने वाले हैं। तो हमारी अब चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है। द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू अ वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस। तो जो हमारे टर्म है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, ये यह दर्शाती है या बताती है कि किस हिसाब से जो लोग हैं वो हमारी धरती पे बटे हुए हैं। जनसंख्या वितरण शब्द का तात्पर्य पृथ्वी की सतह पर लोगों के फैलाव से है, यानी किस हिसाब से लोग हमारी पूरी पृथ्वी पे बटे हुए हैं, कैसे रह रहे हैं। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। असमान से वितरित है यानी अभी मैंने धारावी का एग्जांपल दिया कि धारावी में इतने सारे लोग रह रहे हैं, मुंबई के और कुछ एरिया में जाओगे तो वहां पे बहुत ही पॉपुलेशन के आपको इक्का दुक्का लोग वहां पे देखने के लिए मिलेंगे। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग किसी एरिया में बहुत ज्यादा है और किसी एरिया में कम है। ठीक है, अब सिचुएशन यहीं से बनती है। ब्रॉडली 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्ड इन अबाउट 10% ऑफ इट्स लैंड एरिया, यानी हमारी जो 90% जनसंख्या है वो सिर्फ 10% क्षेत्रफल में रह रही है। मोटे तौर पे विश्व की 90% जनसंख्या लगभग 10% भू क्षेत्र पर रहती है, यानी एक तरीके से लोग जो है हमारे सिर्फ 10% लैंड पे रह रहे हैं और बाकी लैंड जो है, बाकी क्षेत्रफल जो है वो हमारा खाली पड़ा हुआ है। या तो वहाँ पहाड़ है, नदी है वहाँ, या फिर वहाँ पे झील है, कुछ भी है, जंगल है, मैदान है, वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो ऐसा क्यों है, तो इस चैप्टर में हम इसका रीजन जानेंगे कि ये लोग जो इधर उधर सारे फैले हुए हैं दुनिया भर में, तो इसका क्या रीजन है कि लोग एक जगह ही क्यों नहीं रह रहे, ऐसे अलग अलग क्यों फैले हुए हैं। ठीक है, आगे है द 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश विश्व की लगभग 7% जनसंख्या का योगदान करते हैं। यानी हमारी जो 10 ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, वो क्या है, वर्ल्ड की सिर्फ, यानी जो हमारा 10% लैंड है, सिर्फ 10% लैंड जो है हमारा वो कंट्रीब्यूट करता है 60% पॉपुलेशन को। यानी एक तरीके से समझते हैं हमारे पास 180 के करीब हमारे पास देश है, कंट्री है, और एक तरीके से ये समझते हैं कि 180 में से सिर्फ लोग जो है वो 50% लैंड पे रह रहे हैं। ठीक है, वन ऑफ 10 कंट्रीज 6 आर लोकेटेड इन एशिया, और ये जो 10 कंट्री है जिनमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिसमें बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, बहुत जनसंख्या है यार यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, इन 10 कंट्री में से 6 कंट्री तो हमारे एशिया की है, 6 कंट्री तो हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में ही है। ठीक है, इन 10 देशों में से 6 एशिया में स्थित है। ओके, जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबसे पहले अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन जो है मिलियंस में जा चुकी है। सबसे पहले हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन में चाइना आता है, ये सारी कंट्री जो है हमारी ये एशिया की है। चाइना आता है, इंडिया के बाद यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, ठीक है, उसके बाद ये सारे ऐसे बांग्लादेश, ऐसे सारी मैक्सिको वगैरह, रशिया एंड ऑल, हमारी ये सारी कंट्रीज फैली हुई है। ठीक है, तो ऐसा क्या है कि लोग इन कंट्रीज में ही रह रहे हैं, जबकि इन कंट्रीज के पास कुछ खास इतना है भी नहीं। मान लेते हैं ऐसा कि ना ही तो डेवलपमेंट है ना ही कुछ है, पर फिर भी ऐसी क्या बात है कि ये देश अपनी तरफ जनसंख्या को अट्रैक्ट करते, अपनी तरफ जनसंख्या को खींचते हैं। ठीक है, ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या घनत्व। पढ़ते हैं ये जनसंख्या घनत्व एक्चुअली है क्या, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल टू द रेशियो बिटवीन द number of people to the size of the land is called the density of population, and it is usually measured in person पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच की कितने नंबर में, कितनी संख्या में लोग हैं और वो कितने एरिया में रह रहे हैं। ठीक है,
भूमि के आकार के बीच के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है और इसे आमतौर पर प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों में मापा जाता है। यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर लोग कितनी पॉपुलेशन रह रही है, फिर चाहे वो आपके 1000 लोग हो, आपके वो 2000 लोग हो। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का फॉर्मूला है पॉपुलेशन अपॉन एरिया, यानी आपकी जितनी भी पॉपुलेशन है, चाहे आप 100 लोग मान लो या 200 मान लो, अपॉन में आपका कितना एरिया है। ठीक है, तो ऐसे करके जो है आपका आंसर निकल आएगा। यानी जनसंख्या घनत्व बोले तो जनसंख्या अपॉन जनसंख्या का अनुपात एक तरीके से हमें किससे करना है, क्षेत्रफल से। ठीक है, आगे है हमारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब हमारे पास अब इसमें हम एक तरीके से ये जानेंगे कि मतलब जो पॉपुलेशन है ना वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है या एक ही जगह स्थिर रह रही है, जबकि उस पॉपुलेशन को पता है, लोगों को पता है कि यहाँ पे बहुत भीड़ भड़का है, यहाँ पे ज्यादा नौकरी चाकरी का भी कोई आसार है नहीं, एजुकेशन भी नहीं है, तो लोग ऐसे इधर से उधर जो जाते हैं वो क्यों जाते हैं? जो पॉपुलेशन इतने पूरे दुनिया भर में फैली हुई है, इधर उधर हर पार्ट में, वो कैसे फैली हुई है? ठीक है, क्या ऐसी चीज है जो हमारी जनसंख्या के फैलाव को प्रभावित करते हैं? ठीक है, कि वो अफेक्ट करते हैं कि कोई भी एक बंदा जो अपनी फैमिली को लेके इधर से उधर मूव हो। ठीक है, तो पहला आ जाएगा बेटा हमारे ज्योग्राफिकल फैक्टर यानी भौगोलिक कारक। तो इसमें क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। लोग सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, पानी। पानी क्यों ढूंढते हैं? पीपल प्रेफर टू लिव इन एरिया वेयर फ्रेश वाटर इज इजीली अवेलेबल, यानी पानी की उपलब्धता, लोग उन इलाकों में रहना पसंद करते हैं जहां ताजा पानी आसानी से उपलब्ध हो। ठीक है, एंड water is used for drinking, bathing, cooking and also for cattle, crops, industries and navigation। पानी जो है, पानी का इस्तेमाल पीने, नहाने और खाना पकाने के लिए किया जाता है और मवेशियों, फसलों, उद्योगों और नौवहन के लिए भी किया जाता है। अब देखो हमारी लाइफ की बेटा बेसिक नीड क्या है, पानी है। एंड वैसे भी हमारी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं 60 to 70% अगर हम देखें तो वो हमारी वाटर पे बेस्ड है। नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, कहीं भी हर चीज के लिए हम क्या करते हैं, पानी पे बेस्ड है। हर चीज में कहीं ना कहीं पानी का इन्वॉल्वमेंट हमारा होता है। ठीक है, तो जब भी कोई पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती है, माइग्रेशन होता है, तो हम क्या देखते हैं कि वहां पे पानी क्या है। और हमें हमेशा ये देखने को मिलता है कि जो नदियां हैं, पहले के टाइम पे क्या होता था, आज से 10-20 हजार साल पहले लोग नदियों के पास, झील के पास, तालाब के पास अपना बसेरा ढूंढते थे। ठीक है, और क्यों? क्योंकि वाटर जो है हमारा, वो मैंने बोला ना 60 से 70% हमारी जो लाइफ है वो किस पे बेस्ड होती है, वो हमारी पानी यानी वाटर पे बेस्ड है। तो ये वाटर ड्रिंकिंग के लिए यूज होता है, बाथिंग के लिए, कुकिंग के लिए, एंड हमारे हाउस होल्ड वर्क के लिए भी, इवन इंडस्ट्रीज में भी, उद्योगों में भी, जैसे कैटल, गाय भैंस चराने के लिए, क्रॉप, सिंचाई, इरिगेशन करने के लिए खेतों में, इंडस्ट्रीज में, उद्योगों में जो प्रोडक्ट बनते हैं उनमें पानी का यूज होता है। एंड नेविगेशन से बेटा हमारा मतलब ये कि जो शिप होती है, हमारी बोट होती है। एंड सबसे पहले हमारे जो इंडिया में बेटा ट्रेड है वो हमारा शिप से ही शुरू हुआ। पहले के टाइम पे बस, एरोप्लेन, जहाज, ये सब गाड़ी वाड़ी ये नहीं थे। पहले लोग एक जगह से दूसरी ट्रैवल करते थे तो कैसे, बोट वगैरह के सहारे से ही, यानी पानी के सहारे से करते थे। और अभी भी इवन हमारा जो 40% या 50% अगर हम कहें, 40% या 50% ऑफ एक्सपोर्ट जो है, गुड्स जो एक्सपोर्ट होते हैं एक कंट्री से लेके दूसरी कंट्री में, बड़े बड़े जो गुड्स होते हैं बेटा वो हमारे वो हमारा शिप के यानी नौका के विहारी हमारे एक्सपोर्ट होते हैं, इधर से उधर जाते हैं। तो जो वाटर है हमारा वो क्या करता है, हमें ट्रेडिंग में भी हेल्प करता है, व्यापार में भी हमें हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे लैंड फॉर्म्स प्रेफर लिविंग ऑन अ फ्लैट प्लेन्स एंड जेंटल slopes because such areas are favorable for the production of crops and to build roads and industries। स्थल रूप लोग समतल मैदानों और हल्की ढलानों पर रहना पसंद करते हैं क्योंकि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़कों और उद्योगों के निर्माण के लिए अनुकूल होते हैं। ठीक है, पहले हमने पानी देखा,
दूसरा हमारा क्या हो गया, लैंडफॉर्म यानी स्थल रूप, जो एरिया प्लेन है, क्योंकि अगर बेटा आप पहाड़ी पे रहेंगे तो वहां तो वैसे भी इतने ग्लेशियर वगैरह पिघलते रहते हैं, या फिर लैंडस्लाइड होती है, सॉइल इरोजन होती है, जंगल में भी हम नहीं रह सकते, कभी भी आग लग जाती है, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। तो इंसान कहाँ रहना पसंद करता है, इंसान एकदम प्लेन एरिया में यानी स्थल रूप से रहना पसंद करता है, एकदम जो जहाँ पे मतलब एक तरीके से प्लेन एरिया हो, मैदान हो एक तरीके से, है ना। बिकॉज सच एरियाज आर फेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, यहाँ पे क्रॉप्स बहुत अच्छे से उग सकती है, क्रॉप्स उग जाएगी यहाँ पे, एंड क्रॉप्स उगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे अगर हम बोले पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं, जैसे तिब्बत हो गए एंड लद्दाख हो गया, वहाँ पे हमारे जो लाइफ है बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत सर्वाइवल के लिए मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उस हिसाब से फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, या तो वहाँ ठंड बहुत होती है, ठंड ही होती है वैसे तो उस ठंड में क्या होगा, ना तो वहाँ कोई आपको जानवर मिल सकता, ठीक है, व्यापार के लिए, और ना ही आपकी वहाँ पे कोई फसल उग सकती है, क्योंकि वहाँ पे बार बार एकदम भरामार बारिश होती रहती है या लैंडस्लाइड होती है, वहाँ की सॉइल थोड़ी खराब होती है। तो इसलिए पहाड़ों पे तो हमारा जो लाइफ है वो लाइफ का चांसेस बहुत कम होता है, ठीक है। एंड जो प्लेन एरिया है, प्लेन यानी जो ऐसे प्लेन एरिया है, उस पे हमें रोड्स बनाने के लिए एंड इंडस्ट्रीज बनाने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, ओके। एंड उसके बाद है हमारा सॉइल, सॉइल से बोले तो मिट्टी, फर्टाइल सॉइल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, ठीक है। उपजाऊ मिट्टी कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमने पहले पानी को दी, उसके बाद हमने क्या करा, हमने स्थल रूप को दिया, उसके बाद हम मिट्टी को दे देंगे। अब मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी जो होती है, और पहले तो बेटा हमारा जो लाइफ है ह्यूमन बींग्स का, मनुष्य का, हम तो अभी ये नौकरी चाकरी के चक्कर में लगे ना कि चलो टीचर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, या एस्ट्रोनॉट बन जाते हैं, पायलट बन जाते हैं। और पहले का तो हमारा जो लाइफ है वो किस पे हम बेस्ड रहते थे, एग्रीकल्चर पे, कृषि पे बेस्ड रहते थे। तो लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे पानी है, यहाँ पे क्या है, स्थल रूप है, यानी यहाँ पे अच्छी सही जमीन है, सूखी जमीन है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे मिट्टी है, तो उन्होंने वहां के एरियो में अपना क्या करा, डेरा डालना शुरू कर दिया और वो वहां पे बस गए, ठीक है। उपजाऊ मिट्टी कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। और जो फर्टाइल लैंड है ना बेटा आपका, यानी जो आपकी उपजाऊ मिट्टी है, वो सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलेगी, नदियों के पास मिलती है। इसलिए नदी जो होते हैं, नदी के पास भी बहुत पॉपुलेशन रहती है, बहुत जनसंख्या में लोग रहते हैं, ठीक है। इसलिए जिन क्षेत्रों में उपजाऊ दोमट मिट्टी होती है वहां ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। यानी देयरफॉर एरियाज व्हिच हैव फर्टाइल लोमी सॉइल, ठीक है, लोमी सॉइल होती है जहाँ पे लोग वहाँ पे ज्यादा रहना पसंद करते हैं, उनको वहाँ पे क्या होगा, ज्यादा गेन होगा, उनको प्रॉफिट होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, वो फसल उगा पाएंगे, अपनी क्रॉप्स उगा पाएंगे। समझ आया आपको? आइए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी वहां की जलवायु कैसी है। एन एक्सट्रीम क्लाइमेट सच एज वेरी हॉट कोल्ड डेजर्ट आर अनकंफर्टेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, यानी बहुत गर्म या ठंडे रेगिस्तान जैसे चरम जलवायु मानव निवास के लिए असुविधाजनक होती है। अब जैसे इंडिया का टेम्परेचर है कि ठीक है गर्मी है, लेकिन होती है, पर उस हिसाब से नहीं होती जिस हिसाब से कि इतना भी नहीं होता कि हम सहन ही ना कर पाए और हम मरना एकदम शुरू कर दे, ठीक है। और हम एकदम -डिग्री टेम्परेचर में भी हम नहीं रह सकते, जैसे आपका रशिया, अंटार्कटिका एंड ऑल एरिया हो गए। तो यहाँ पे इंसान क्या ढूंढेगा कि मॉडरेट क्लाइमेट हो, जहाँ का ना तो ज्यादा सर्दी हो ना गर्मी हो, ठीक है। सर्दी है तो 1-2 महीने रहे, गर्मी है तो वो भी 1-2 महीने रहे, मौसम जो है वहाँ का वातावरण जो है वो नॉर्मल रहे, ठीक है। एरियाज विद अ कंफर्टेबल क्लाइमेट वेयर देयर इज नॉट मच सीजन वेरिएशन अट्रैक्ट मोर पीपल, यानी आरामदायक जलवायु वाले क्षेत्र जहाँ पे मौसम जो है ठीक रहता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, बीच में रहता है, जहाँ मौसमी बदलाव बहुत ज्यादा नहीं होते, वहाँ ज्यादा वह जगह ज्यादा लोगों को आकर्षित अपनी तरफ करती है। जहाँ पे मतलब ऐसा भी नहीं है कि अगर बारिश हो जा रही है, मतलब एकदम गर्मी पड़ रही है, एकदम ठंड पड़ रही है, नॉर्मल है, गर्मी पड़ रही है तो वो भी सहन कर सकते हो, ठंड पड़ रही है वो भी सहन करते हो, बारिश है तो ठीक है यार बारिश भी सहन कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे लोग जाना बहुत पसंद करते हैं। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से आपका 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आपके ये जो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों का पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, ये पक्का आपका बन के आता है,
ठीक है। तो हमारी जो लास्ट वीडियो है तो आप इसको देखोगे कि मैंने अपने नॉर्मल कैजुअल ड्रेस पहनी हुई है, इसलिए क्योंकि वो जो वीडियो थी वो हमारे बीच में से हमें ना चाहते कट करनी पड़ गई क्योंकि अचानक से लाइट चली गई थी। ठीक है, तो आइए दोबारा से शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो यहाँ से जैसे हम देखते हैं इकोनॉमिक फैक्टर से हम यहाँ पे पढ़ेंगे आर्थिक कारक, जिसकी वजह से जो संख्या है, जनसंख्या का एक जगह से दूसरी जगह पे विस्थापन होता है। ठीक है, मिनरल से शुरू करते हैं। एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट, ठीक है, अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज, माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जनरेट एम्प्लॉयमेंट। Therefore, these areas are densely populated, यानी उन स्थानों पर जनसंख्या बहुत ज्यादा रहती है जहाँ पे आपको खनिज मिलेगा। खनिज के भंडार वाले क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। एंड खनन और उद्योगिकी, माइनिंग, जैसे एक तरीके से ये होता है ना कि फैक्ट्री में हम जब नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे यहाँ, जो हमारे वैसे संसाधन होते हैं उनको यूज करते हैं जब हम नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, और औद्योगिक यानी हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारे औद्योगिक गतिविधियां रोजगार पैदा करती है लोगों के लिए, इसलिए यह क्षेत्र घनी आबादी वाले होते हैं जहाँ पे आपका खनिज, जहाँ पे आपको खनिज मिलेगा एंड मिनरल बनेगा, क्योंकि वो लोगों को एक तरीके से व्यापार देता है। ठीक है, आगे है हमारा अर्बनाइजेशन में हम देखेंगे अपना शहरीकरण, यानी लोग ऐसे स्थानों पर रहना, ऐसे एरियाज में रहना बेटा ज्यादा पसंद करते हैं जहाँ पे उनको बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एक तरीके से मिलती है, उन्हें एक तरीके से व्यापार प्रदान करता है वो शहर। बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, बेहतर रोजगार के अवसर, शैक्षिक और चिकित्सा सुविधाएं, बेहतर परिवहन और संचार के साधन प्रदान करते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी हो, एजुकेशनल स्कूल्स हो, इंस्टीट्यूट्स हो, कॉलेज हो, आपकी मेडिकल फैसिलिटीज हो, आपके बड़े बड़े प्राइवेट या गवर्नमेंट अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हो वहाँ पे। एंड आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेटा जो है वो भी आपका अच्छा हो, सड़कें वगैरह आपकी बहुत अच्छी हो, डेवलप्ड हो। एंड वहाँ पे कम्युनिकेशन का भी कुछ साधन हो, जैसे अगर हम पहाड़ों पे जाते हैं, अगर जैसे हम लद्दाख साइड में जाए, तिब्बत में जाए, तो वहाँ पे क्या है, हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिल्कुल ही नहीं हो पाता है इतनी ऊंचाई पर। ठीक है, तो इसलिए वहां पे एक तरीके का आइसोलेशन फैला हुआ है, वहां पे बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इंडस्ट्रियल बेल्ट्स प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। उद्योगीकरण बेटा एक तरीके से जो आपको उद्योगीकरण है, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं एंड बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। अर्बनाइजेशन में आपका एक तरीके से हम देखते हैं कि शहरीकरण आ गया, यहाँ पे आपका उद्योगीकरण है, यानी जहाँ पे इंडस्ट्रीज है या फिर यहाँ जहाँ पे आपके जो आसपास के आपके संसाधन है, आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जिस एरिया में नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा रहेंगे वहाँ पे जो है आपका बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रहेगा लोगों के लिए, वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्रदान करेगा एंड लोग ऐसे एरिया में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो बेटा हमने अपने ज्योग्राफिकल फैक्टर्स देखे हैं, भूगोलिक कारक देखे हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स आर्थिक कारक देखे हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, यानी सम प्लेसेस अट्रैक्ट मोर पीपल बिकॉज दे हैव रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस, क्योंकि कुछ शहर जैसे हम देखें काशी विश्वनाथ हो गया, मथुरा वृंदावन हो गया, ठीक है, और आपका बनारस हो गया, यहाँ पे भी आपको बहुत आबादी में लोग देखने के लिए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिलीजियस प्लेसेस है, वो वहीं पे पैदा हुए हैं, तो वो एक तरीके से उस एरिया से, वहाँ की प्रकृति से, भगवान से, ठीक है, जो भी उनका विश्वास है, जिसको भी वो मानते हैं, जिस भी रिलीजन से वो जुड़े हुए रहते हैं, तो वो वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। और क्योंकि वो वहाँ पे रहते हैं तो एक तरीके से उन्हें रोजगार भी मिलता है। हम जब मंदिर जाते हैं, मंदिर में प्रसाद खरीदते हैं, फूल खरीदते हैं, अपनी जो अपना सामान है, चप्पल वगैरह वहाँ पे हम रखते हैं, उसका कुछ 10 या 5 रुपया लगता है, ठीक है, और वहाँ पे धर्मशाला वगैरह बनाई जाती है। तो इसकी वजह से भी लोगों को क्या होता है, वहाँ पे एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होता है, ठीक है, लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है, तो ये भी एक हमारा रीजन हो सकता है कि लोग इधर से उधर क्यों जाते हैं, ठीक है, क्यों माइग्रेट होते हैं। उसके बाद पीपल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम प्लेसेस वेयर देयर इज सोशल एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। अब बेटा एक बात बताओ, एक देश है
और एक देश ऐसा है कि वहाँ पे टेररिज्म बहुत है, आतंकवाद बहुत है, और वहाँ पे कम्युनल हमेशा रियॉट्स होते रहते हैं, कभी वहाँ पे वॉर सिचुएशन हो जाती है। तो ऐसे शहर में, ऐसे देश में कोई रहना चाहेगा नहीं। वहाँ पे एक तो पहली बात, कोई जैसे टूरिज्म हमारा जो होता है, ठीक है, मतलब जब बाहर से फॉरेनर्स हमारी कंट्री में घूमने के लिए आते हैं, ठीक है, हमारा कल्चर एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं, तो जब हमारे ही कंट्री के ही खुद के लोग खुश नहीं है, तो बाहर से लोग आके क्यों सेटल्ड होंगे, नहीं होंगे। या फिर जो लोग सेटल्ड हैं वो इस डर से, क्योंकि उनकी जीवन को एक तरीके से अपना जीवन डर में गुजारना पड़ रहा है, कहीं हम मर तो नहीं जाएंगे, आतंकवादी आके हमें मार तो नहीं देंगे, तो वो उस जगह से भाग जाते हैं, कहीं और अपना ठिकाना ढूंढते हैं और बसेरा बसाते हैं, ठीक है। Many a times government offer incentives to people to live in sparsely populated areas or move away from overcrowded places। यानी बेटा यहाँ पे देखते हैं कि कई बार सरकारें क्या करती है, लोगों को कम आबादी वाले शहर में रहने या भीड़ भाड़ वाले स्थानों से दूर जाने के लिए प्रोत्साहन देती है कि भीड़ भड़का यहाँ पे हम आपको कहीं और फ्लैट दे रहे हैं या ऐसे कुछ करे। जैसे इस्लाम एरियाज में हम देखते हैं ना, जब गवर्नमेंट डेवलपमेंट करती है तो उनको तोड़ देती है, इस्लाम एरियाज को, झुग्गियों को हटाने की कोशिश करती है, तो क्या देती है, उनको न्यू फ्लैट्स वगैरह प्रोवाइड करती है कि ठीक है, हमने आपको घर चाहिए है तो आप यहाँ पे जाके रहना, ठीक है, एक तरीके से ऐसे समझते हैं। अब ये टॉपिक बेटा हमारा खत्म हो गया। बेटा ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। हमारा दूसरा टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी जनसंख्या वृद्धि। अब हम यहाँ से अपना शुरू करने वाले हैं, ठीक है, यानी हमारी एक तरीके से हम यहाँ पे शुरू करने वाले पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि। द पॉपुलेशन ग्रोथ बेटा यानी किसी भी एरिया की पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन चेंज रेफर टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ अ टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य किसी विशिष्ट समय विधि के दौरान किसी क्षेत्र के निवासियों की संख्या में होने वाला परिवर्तन है। एक तरीके से ऐसा समझते हैं, कोई एक ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे अगर हम दिल्ली का एग्जांपल लें, तो दिल्ली में पॉपुलेशन चेंज हुआ है, ये हमें कैसे पता लगेंगे, जैसे अभी जुलाई का टाइम चल रहा है, ठीक है, आज ही वीडियो हमारी 3 जुलाई को शूट हो रही है, तो जैसे 3 जुलाई से लेकर 3 सितंबर तक कितने लोग दिल्ली में आए हैं एंड कितने लोग दिल्ली से गए हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एक तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। द पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज रेफर टू द चेंज इन नंबर ऑफ हैबिटेंट्स, कि एक टेरिटरी में, एक उस क्षेत्र में लोग, जनसंख्या जो है या तो वो गई है या तो वो आई है, और उस एक समय के अंदर, ठीक है, एक उसने स्पेसिफिक टाइम दे दिया ना आपको, एक समय दे दिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम पॉपुलेशन ग्रोथ बोलेंगे, ठीक है। और इसे हम क्या बोलेंगे, जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन बोलेंगे, जब लोगों के नंबर में चेंज होएगा, कि पहले 100 लोग रह रहे थे, 100 से 200 हुए, अगर कम हुए या ज्यादा हुए, कैसे क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद है बेटा आपका पॉपुलेशन चेंज इन एरिया इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट एंड हिस्टोरिकल कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द रीजन। अब वो कह रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन उस क्षेत्र के आर्थिक विकास और सामाजिक उत्थान तथा ऐतिहासिक एवं संस्कृति पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण संकेतन है। यानी मान लो एक तरीके से कि किसी एक जगह पे पॉपुलेशन का चेंज हो रहा है, ठीक है, तो जब वो पॉपुलेशन चेंज हो रही है, जनसंख्या में वहां पे जो बदलाव आ रहा है, तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वहां का, ठीक है, एक तरीके से वहां का वो महत्वपूर्ण संकेतक है कि यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है वो सुधर रही है या नहीं सुधर रही, यहाँ पे जो सोशल अपलिफ्टमेंट है, यानी इक्वलिटी की हम जैसे बात करते हैं पॉलिटिकल में, और जस्टिस की करते हैं, न्याय की करते हैं, है ना, और मतलब इक्वलिटी ऑफ राइट्स की करते हैं कि सबको इक्वल राइट्स मिले, तो वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो सारा जो है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं, ठीक है, कि लोगों के जो इंटरेस्ट है, उन लोगों के जो इंटरेस्ट है किसी भी एरिया में, क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, उनकी मांगे पूरी हो रही है नहीं हो रही है, उसकी वजह से भी हमारी जनसंख्या में वृद्धि होती है या फिर हमारी जनसंख्या में परिवर्तन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे अपने ज्योग्राफी के, जनसंख्या भूगोल की मूल अवधारणाएं,
ठीक है, यानी अब देखते हैं यहाँ पे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसे हम कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है, चेंज ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, क्या होएगा यहाँ पे कि जब वहां पे जो जनसंख्या है, जनसंख्या में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा किसी एक स्थान में, पर्टिकुलर एरिया में, वहां पे जनसंख्या में क्या आया, परिवर्तन आया, या तो कम हुई या ज्यादा हो गई, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, दो समय के बीच में, जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में एग्जांपल दिया कि जैसे हम मान लेते हैं 3 जुलाई 3 जुलाई से लेके 3 सितंबर तक, जुलाई से लेके बेटा 3 सितंबर तक कितना चेंज हुआ है पॉपुलेशन में, कितने लोग आए हैं, गए हैं, या फिर कुछ लोगों की जैसे डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है, कुछ बच्चे पैदा हुए हैं, कुछ बच्चों ने जन्म लिया है, तो वो एक तरीके से चेंज हो रहा है पॉपुलेशन में। तो उसी चेंज को, क्योंकि यहाँ पे देखो एक तरीके से दो समय बिंदुओं के बीच किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, क्योंकि परिवर्तन हुआ है ना, या तो पॉपुलेशन, या तो जनसंख्या कम हुई है या बढ़ी है, पॉपुलेशन या तो रिड्यूस हुई है या फिर बढ़ी है, एक्सपेंड हुई है, ठीक है, तो उसे हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हम कैसे पहचानेंगे, दिस इज द चेंज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड इनटू परसेंटेज, जनसंख्या वृद्धि दर हम किसे कहेंगे, यह प्रतिशत में व्यक्त जनसंख्या परिवर्तन है, एक तरीके से कि हम जैसे अगर मुझे काउंट करना है दिल्ली में कितने लोग रह रहे हैं, तो मैं ऐसे थोड़ी करूंगी कि जैसे दिल्ली में अगर मैं साउथ दिल्ली में देखूं तो साउथ दिल्ली में आपके एक तरीके से मैं मान लेती हूँ 12 से 15 हजार लोग रह रहे हैं आपके, जस्ट ये एस्टिमेट एक तरीके से मैं बता रही हूँ रफली, ठीक है। वेस्ट दिल्ली में आपके कितने लोग रह रहे हैं, वेस्ट दिल्ली में आपको 30 या 25 हजार लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे करके थोड़ी बताऊंगी। हम यहाँ पे बेटे क्या देखेंगे कि एक फैमिली में कितने लोग रह रहे हैं और प्रतिशत में नापेंगे उनको, नंबरों में नहीं नापेंगे, प्रतिशत में। तो जब हम किसी भी पॉपुलेशन को, किसी भी जनसंख्या में जो परिवर्तन आता है या वृद्धि होती है, तो हम उसे प्रतिशत में नापते हैं एक तरीके से, यह प्रतिशत में व्यक्त जनसंख्या परिवर्तन है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, एक तरीके से कि जब पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है, पहले 50% थी एक तरीके से, अब कितनी परसेंट हो गई, 70% हो गई। अगर मान लो किसी जगह की पॉपुलेशन जो है वो 70% है, ठीक है, अब जैसे कोरोना के टाइम पे मान लो दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो 70% है, एंड अब कोरोना के आते आते यानी मई जून में वो कितनी हो गई, 40% हो गई। तो ये एक तरीके से रिड्यूस हो गई कि रेगुलर डेथ्स हुई है, बच्चों की भी और बूढ़ों की भी, नॉर्मल अडल्ट की भी हुई है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर बोलते हैं, ठीक है बेटा। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ आता है तो हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, डाउट्स वगैरह पूछेंगे, तो हमें एक तरीके से मोटिवेशन मिलेगा एंड हम आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो लाएंगे, ओके। अब हम पढ़ते बेटा नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी देखो दिस इज द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ्स एंड डेथ्स इन अ पर्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, ठीक है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, यह दो समय बिंदुओं के बीच किसी विशेष क्षेत्र में जन्म और मृत्यु के बीच अंतर से बढ़ी हुई संख्या जनसंख्या है। तो अगर हमें नेचुरल ग्रोथ निकालनी है तो हम क्या करेंगे, उस एरिया में कितने बर्थ हुए हैं और कितने डेथ हुए हैं, बर्थ में से डेथ को क्या करेंगे हम, सॉरी डेथ में से क्या करेंगे, बर्थ को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा जो उस टाइम का कैलकुलेशन है, सॉरी, वो निकल जाएगा कि दिस इज द जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि की, दिस इज द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय डिफरेंस बिटवीन, की कितना डिफरेंस है कि इस टाइम पे कितने लोगों ने जन्म लिया है, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहेंगे, यानी जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहेंगे, ठीक है। एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन किसको कहते हैं, बर्थ माइनस डेथ
प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। आपका एमसीक्यू में आ सकता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हमको कैसे निकालनी है, इसका क्या फॉर्मूला है, कितनी जन्म हुई उस एरिया में। दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में मान लो जुलाई से लेके अगस्त तक, ये एक स्पेसिफिक टाइम है, एक समय है ये। जुलाई से लेके अगस्त में दिल्ली में कितने जन्म हुए, कितनी मृत्यु हुई, उसको हम प्लस कर देंगे किससे, प्रवास। प्रवास यानी लोग आए हैं, ठीक है, माइग्रेशन हुआ है, दूसरी कंट्री से, स्टेट से लोग आए हैं, ठीक है। उसके बाद आउट माइग्रेशन, उसके बाद प्लायन। प्लायन मतलब लोग गए हैं। तो ऐसे करके आपका जो फॉर्मूला है ऐसे आपको पुट कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही आपका इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर फिर भी एग्जाम में एमसीक्यू में 1 और 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। पॉजिटिव ग्रोथ क्या होता है यार, पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अब इसको समझते हैं हम पॉजिटिव ग्रोथ को। देखो, हर चीज के हमारे दो पहलू होते हैं, गुड इम्पैक्ट भी होता है और बैड इम्पैक्ट भी होता है। तो ऐसे हमारी जो जनसंख्या वृद्धि है, यानी हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, उसके भी दो इम्पैक्ट हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे देखते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है इसका। व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, यानी जनसंख्या की सकारात्मक वृद्धि जब दो समय बिंदुओं के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है, या जब अन्य देशों के लोग किसी क्षेत्र में स्थायी रूप से प्रवास करते हैं, उसे हम जनसंख्या की सकारात्मक वृद्धि करते हैं। एक तरीके से ये समझते हैं कि जो बर्थ रेट है, बर्थ रेट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बर्थ रेट को हम हिंदी में बोलते हैं जन्म दर। जब किसी भी जगह का जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से ज्यादा हुआ हो, एक केस हमारा ये बन गया, ठीक है, एक केस हमारा ये बन गया कि किसी भी जगह का जो जन्म दर है वो मृत्यु दर से ज्यादा हो। दूसरा केस कि लोग आए हैं यहाँ पे, परमानेंटली सेटल्ड हुए हैं, हमेशा के लिए रह रहे हैं यहाँ पे, दिल्ली में आके सिटीजनशिप ले लिया उन्होंने इंडिया से, तो आए हैं ना, मतलब पॉपुलेशन बढ़ी है, तो वो एक तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया, एक तरीके से वो हमारी सकारात्मक वृद्धि हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारी नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन यानी बेटा सकारात्मक वृद्धि, यानी फिर यहाँ पे नकारात्मक वृद्धि, यानी बैड इम्पैक्ट क्या पड़ा है हम पे, ठीक है, उस एरिया में बैड इम्पैक्ट क्या पड़ा है, ठीक है, जनसंख्या को लेकर। तो इसे हम कैसे देख सकते हैं, इफ द पॉपुलेशन डिक्रीजेज बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम इट इज नोन एज नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जब हमारी किसी भी जगह की जनसंख्या जो है वो किसी भी रीजन से, किसी भी कारणवश क्या होएगा, किसी भी टाइम में वो घट जाएगी, तो उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम बोलेंगे जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि। यदि दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या घटी है तो इसे हम जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि कहते हैं। यह तब होता है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम होता है। जब जन्म दर, जब बच्चे मतलब कहीं किसी एरिया में ऐसा हुआ है कि बर्थ रेट कम है और डेथ रेट ज्यादा है, यानी बच्चे कम हुए हैं, डेथ ज्यादा हुई है, ठीक है। एक केस ये बना कि बच्चे कम हुए यानी बर्थ हुआ है, बर्थ क्या हुआ है, माइनस हुआ है। उसके बाद दूसरा कंडीशन, दूसरा केस हमारे ये बनेगा, लोग हमारी कंट्री से गए हैं, माइनस हुआ है, पीपल लिख देती हूँ, लोगों में माइनस हुआ है, लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री गए, एक रीजन से दूसरी रीजन में गए हैं, तो इसका क्या पड़ेगा, उस रीजन पे बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। इट इज नोन एज नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इट अकर्स व्हेन द बर्थ रेट फॉल्स बिलो द डेथ रेट। जब बर्थ रेट जो है वो कम हो बहुत डेथ रेट से, एंड पीपल माइग्रेट टू अदर कंट्रीज, एंड लोग एक कंट्री से लेके दूसरी कंट्री में हमेशा के लिए सेटल्ड हो जाए, ये हमारी नकारात्मक वृद्धि है जनसंख्या की, ठीक है, ठीक है। तो ये नेगेटिव ग्रोथ होगी पॉपुलेशन की आपकी। आगे देखते हैं। ओके सो क्लास, हमारा आज का सेशन यही खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है मुझे कमेंट में जरूर बताना एंड अपने डाउट जरूर पूछना, ठीक है। और ऐसे ही हमारी और इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए और वीडियोस के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कॉमेंट करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो।